कोई बात प्रारंभ करने से पहले मैं भारत और चीन की सीमा पर जो अभी घटना घटित हुई थी, जिसमें हमारे बहुत ही पराक्रमी 20 बहादुर जवान, जिन्होंने भारतीय सेना के सर्वोच्च बलिदान को देने का काम किया है, उनको नमन करता हूं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज स्वयं सहायता समूह या भारतीय जनता पार्टी, जो आप सब जान रही हैं, मेरा भी मन होगा, आप सबका भी मन रहता है कि संवाद हम लोग आमने सामने बैठ करके करते थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण अब यह कार्यक्रम हम लोगों का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल रैली के रूप में हो रहा है और सैकड़ों की संख्या में हमारी बहनें इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, पार्टी की ओर से भी, सरकार की ओर से। आप सबके यह ध्यान में होगा 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक गरीब मां बाप का बेटा शपथ लेने का काम करता है और शपथ लेने के तत्काल बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में अनेक काम करने होते हैं, लेकिन जो अनेक काम करने होते हैं उसमें से उन्होंने सबसे पहला काम गरीब कल्याण का, मजदूर कल्याण का, माताओं बहनों के सम्मान का और उनके लिए रोजगार के अवसर का अनेक कार्यक्रम केंद्र सरकार के माध्यम से प्रारंभ किया। बहुत सारे काम पहले कागजी होते थे, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब केंद्र में सरकार बनी तो वह कागजी जो काम थे वह जमीन पर उतरना शुरू हो गए और जो एक स्वभाव बन गया था लोगों का कि कागज पे ही सब करना है, वह प्रत्यक्ष रूप से समूह के माध्यम से और विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनें हैं, मैं भी ग्रामीण परिवेश का हूं, गरीब परिवार से, किसान परिवार से मैं भी आता हूं और यह स्वयं सहायता समूह जो मातृशक्ति के लिए, जो पूरे सृष्टि की दृष्टि से अगर हम देखें, समाज की दृष्टि से देखें तो समाज बिना मातृशक्ति के पूरी तरह से अपूर्ण है और उनकी पूर्णता, उनके आशीर्वाद के प्रताप के कारण ही इस प्रकार से जो समस्याएं आती हैं, जो चुनौतियां आती हैं, घर परिवार के सामने रोजगार के अवसर समाप्त हो जाते हैं, तो स्वयं सहायता समूह का एक जो संगठन बनता है, उस संगठन के माध्यम से लोगों की मदद करना, उसकी एक निश्चित कार्रवाई करना और कोई ना कोई काम प्रारंभ करने के लिए स्वयं भी अपने ग्रुप के माध्यम से सहायता करना और फिर सरकार की जो योजना है आजीविका, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, उस राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से भी अपने किसी न किसी कार्य का प्रारंभ हमारी माताएं बहनें कर सकती हैं। और मैं जानता हूं पुरुषों के हाथ में अगर किसी भी प्रकार का पैसा आता है तो वह कब खर्च हो जाए, किस काम में खर्च हो जाए, उसका सदुपयोग हो जाएगा कि उसका दुरुपयोग हो जाएगा, परिवार के सामने जो कठिनाई है, जो समस्या है, चाहे वो बच्चों की शिक्षा का, चाहे परिवार की जरूरत का अथवा किसी के चिकित्सा का, कोई भी जरूरत है, तो अगर हमारी मातृशक्ति किसी भी प्रकार से बचत कर पाती है तो वह एक एक पैसे का सदुपयोग करने का काम करती है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि इस पूरे समाज के संचालन में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की, हमारी मातृशक्ति की भूमिका श्रेष्ठ है। और यह जो मातृशक्ति की भूमिका की श्रेष्ठता है वह केवल मैं अपने भाषण में कह रहा हूं ऐसा नहीं, इसे आपने करके दिखाने का काम किया। मैंने कहा देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी
एक गरीब परिवार में पैदा हुए। आप सब जानते हैं, अब यह किसी से छिपा नहीं, उनके पिताजी एक चाय की दुकान रेलवे स्टेशन पर चलाते थे और वह भी पिताजी के साथ चाय के कारोबार को करते हुए, उसमें सहयोग करते हुए, अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते, प्रचारक के नाते देश को, प्रदेश को जाना, समझा और संगठन के काम को बहुत गहराई तक पहुंचाने का काम किया। क्योंकि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी, जो देश के कोई भी असाधारण पद होते हैं, वहां तक पहुंच सकता है। इसके उदाहरण के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हैं, माननीय हमारे देश के राष्ट्रपति जी भी हैं, उसके उदाहरण के रूप में आप सबके सामने मैं भी हूं और अनेक उदाहरण, उस पर मैं समय नहीं लगाना चाहूंगा क्योंकि इसे आप जानते हैं। कभी जब प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से गरीबों का बैंक खाता खोला जाए, जब शुरू हुआ जीरो बैलेंस में खाता खोलने का, तो इस देश की राजनीति के अंदर चुनाव का हिस्सा बनते हुए एक लंबे कालखंड तक जिन लोगों का देश में और प्रदेश में शासन रहा है, उनको इस खाता खोलने का महत्व नहीं समझ में आया। उनको लगता था कि मोदी जी जीरो बैलेंस में जो खाता खोल रहे हैं, इससे गरीबों का क्या फायदा होगा। लेकिन जो गरीबी देख करके आया है, वो गरीबी दूर करने का संकल्प लेकर के आया है, गरीब के जीवन में खुशी लाने का संकल्प लेकर के आया है। तो जहां एक और हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आपस में 10 लोगों का या इससे अधिक लोगों का ग्रुप बना करके हम अपने समूह के माध्यम से अनेक प्रकार के कार्य प्रारंभ करते हैं, स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ते हैं, आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ते हैं। आप स्वयं कल्पना करें, अभी जब कोरोना के रूप में यह संक्रमण जो भारत ही नहीं पूरे संसार में आ गया था, इस संक्रमण के कारण बहुत सारा ऐसा सामान था कि लोग बाजार से जाकर के खरीद के नहीं ला सकते थे। लेकिन जो हमारी मातृशक्ति के द्वारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से छोटे छोटे काम किए जाते थे, कहीं कोई मसाला बनाने का काम, कोई पापड़ बनाने का काम, कोई सिलाई करने का काम, यह सब जो करते थे, अनेक काम है, मैं वह सब जानता हूं, उसका वर्णन इसलिए नहीं मैं बहुत करूंगा क्योंकि जो समूह से जुड़ी हुई हमारी बहनें हैं वह यह सारा विषय जानती हैं। या आप कल्पना करें कि यह लगभग 90 दिन से अधिक का समय बीत रहा और इन 90 दिनों में जो समूह के माध्यम से आप कोई भी उत्पादन, कोई भी कारोबार करने का काम अपने गांव के अंदर करती थी, वह सारा सामान पहले हो सकता है थोड़ा बेचने में आपको असुविधा होती रही हो, लेकिन इस समय आपने जो जैसे मास्क ही बनाना शुरू किया, कोई सिलाई करने वाली हमारी बहनें हैं, मास्क बनाना शुरू किया। मास्क समाज की जरूरत है। अब पहले लगा कि मास्क इतना, सबको मास्क लगाना है, गमछा बांधना है, कहां से पूरा होगा। तो हमारे प्रदेश के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी समूह की बहनों ने जो सिलाई, कढ़ाई आदि का काम करती थी, उन्होंने मास्क बनाने का काम प्रारंभ किया। तो इस समूह का महत्व इतना अधिक है और इस समूह के माध्यम से गांव में रहने वाली जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको गरीबी के संकट से बाहर आने का एक इतना व्यवस्थित रास्ता है। और आज का समय ऐसा है कि हर गांव के अंदर कोई ना कोई बेटी या कोई ना कोई बहू ऐसी पहुंच गई है जो पढ़ी लिखी होती हैं, जो सारी चीजों को समझती हैं और गांव की माताओं बहनों को समझा सकती हैं। उन सबके सहयोग से हम इस कार्य को अभी और आगे बढ़ाने का काम इसलिए करना चाहते हैं कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब गरीबों के लिए सोचना शुरू किया तो जनधन का खाता खोला। अब आप कोई भी बचत होती है तो घर में रखने की जगह आप अपने बैंक के खाते में जमा करने का काम कर सकती है, तो उसका जो पैसा होगा उससे ब्याज भी मिलेगा।
काम को करने के बाद एक कार्यक्रम में मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ था। मेरी माताओं बहनों को यह सुनने लायक विषय है। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ हुआ। बलिया से प्रारंभ किया गया, उत्तर प्रदेश के बलिया से आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने जो सारा विषय रखा कि मैं जब छोटा था तो मेरी मां, उन्होंने कहा मेरी मां भोजन बनाती थी। अब पहले तो गैस का सिलेंडर होता नहीं था, गैस का चूल्हा होता नहीं था, तो लकड़ी और कंडे का उपयोग करके ही भोजन बनाया जाता था। उन्होंने उसका उल्लेख किया कि जब मैं छोटा था तो मेरी मां खाना बनाती थी। खाना बनाते समय धुआं इतना अधिक होता था कि ना मैं मां को देख पाता था और ना मेरी मां मुझे देख पाती थी। और जब मैं देश का प्रधानमंत्री बना तो मैंने प्रधानमंत्री बनने के बाद ही यह संकल्प लिया कि गरीबी के कारण जो कष्ट मेरी मां ने सहा है, ऐसा कष्ट इस देश की किसी भी गरीब माता बहन को मैं सहने नहीं दूंगा। इसके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 8 करोड़ से अधिक परिवारों में निःशुल्क गैस का कनेक्शन देने का काम देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ करवाया। जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि उनके घर के अंदर कभी गैस का सिलेंडर होगा, गैस का चूल्हा होगा, उसमें वो चाय बनाएंगे, उसमें वो भोजन बनाएंगे, अपने बच्चे को सुबह स्कूल भेजना है तो उसके लिए नाश्ता बना करके देने का काम करेंगी। लेकिन यह संभव हुआ क्योंकि गरीब माँ बाप का बेटा गरीब माताओं बहनों की पीड़ा को समझते थे। उन्होंने यह करके दिखाया। अब मैं गांव का रहने वाला हूं और आप सब माताएं बहनें मेरी जानती होंगी। इसमें नगरीय क्षेत्र की भी हमारी बहुत सारी बहनें जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो ग्रामीण परिवेश के हैं वो जानते हैं गरीबी बहुत कष्टकारी होती है। लेकिन गरीबी में भी स्वाभिमान के साथ जीने का काम गरीब करता है। लेकिन मैं जानता हूं, जैसे मैं अपने गांव का ही उदाहरण देकर के आपको बताऊं कि पहले कोई भी गांव में आप हो तो 4 घर होंगे, 10 घर होंगे, 15 घर होंगे, 20 घर होंगे, जिनके घरों में शौचालय होते थे। हर घर में शौचालय नहीं होते थे। अब शौचालय हर घर में हो, इसकी कल्पना कोई परिवार, जो गरीब परिवार, वो कर भी नहीं सकता था, सोच भी नहीं सकता था। लेकिन देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब बागडोर संभाली तो उन्होंने स्वच्छ भारत एक अभियान चलाने का काम किया और उसके माध्यम से उन्होंने संकल्प लिया कि मैं हर जो गरीब माताएं बहनें जिनके घर में शौचालय नहीं है उनके घर में शौचालय बनाने का काम करेंगे। इससे 2 प्रकार की समस्याएं घटी हैं, आप सब अगर ध्यान दें। एक तो हमारी माताओं बहनों बेटियों को घर के बाहर शौच के लिए नहीं जाना पड़ा, इसलिए महिलाओं के प्रति जो अपराध की घटनाएं होती थी उन घटनाओं में कमी आई। अब उसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा, गांव का हूं मैं, इसलिए जानता हूं कि पहले गांव में अगर कोई ऐसा स्थान नहीं है तो लोग सड़क के किनारे हमारी माताएं बहनें बैठती थी। कोई पुरुष आ रहा है, जा रहा है, तो उनको कितना कष्ट सहना पड़ता था, या मैं इस बात को अच्छी प्रकार से मैं समझता हूं और आप माताएं बहनें भी मेरी सब समझती होंगी। उस संकट से मुक्त कराने के बारे में सोचने का काम किसने किया? तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक और बात आपको बताऊंगा कि जब शौचालय आपका बन गया तो यह भी देश के प्रधानमंत्री जी के घर में, उनके घर के अंदर, उनके घर में शौचालय जो था वह कपड़े टांग करके कुछ ऐसा अव्यवस्थित था कि वह दृश्य उनको याद था। अपने बाल्यावस्था से ही जो दृश्य देखे थे वह प्रधानमंत्री बनने के बाद भूले नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना ये बहुत बड़ा संकल्प है। जिस देश की आबादी 130 करोड़ हो, जिस देश के अंदर 60 करोड़ से अधिक लोग कच्चे घरों में रह रहे हैं, और उन्होंने यह संकल्प लिया कि हम 2022 तक देश के हर गरीब का पक्का मकान बना करके देंगे, प्रधानमंत्री आवास बना करके देंगे। ग्रामीण क्षेत्र में भी है, नगरीय क्षेत्र में भी है। तो यह
कौन सोच सकता है? तो वह माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे गरीब मां बाप के बेटे सोच सकते हैं। और इस योजना में जब आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 5 साल का पिछला कार्यकाल ले लीजिए, 1 वर्ष का वर्तमान कार्यकाल लीजिए, तो इन 6 सालों में जितना काम, चाहे वो शौचालय बनाने का हो, चाहे आवास बनाने का, जितना काम हुआ है, केंद्र सरकार की योजना है, प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने इस काम को आगे बढ़ाया है और जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचाने का काम किया। मेरे मन में आ रहा तो मैं बता रहा हूं ये बात, चूंकि जब आवास मिल गया, शौचालय मिल गया, बैंक का खाता भी खुल गया, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन भी मिल गया, तो जो सब्सिडी आती है, अगर बैंक का खाता नहीं खुला होता तो मेरी मातृशक्ति के लिए जो सब्सिडी के रूप में भारत सरकार पैसा देती है, अनुदान देती है, वह अनुदान कहीं नगद आता तो उसमें से बीच में कितने दलाल आपका पैसा खा जाते और आपको शायद अगर 100 रुपए भेजते तो जो पहले कहते थे 15 रुपए पहुंचता था, तो पता नहीं कितना लूट जाता। सीधे खाते में आपका पूरा पैसा पहुंच रहा है और आपके घर में गैस के चूल्हे पर भोजन बन रहा है, आपके घर में शौचालय, प्रधानमंत्री आवास। एक आगे की बात और आपको मैं ध्यान दिलाऊंगा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम, शौचालय बनाने का काम और गैस का कनेक्शन देने का काम यह किया गया है, उसी प्रकार से गांव के अंदर देखें, पहले किसी गांव में बिजली पहुंच जाती थी और बिजली पहुंचने के बाद जो हमारे गरीब परिवार होते थे, बिजली का कनेक्शन लेने के लिए पैसा देना पड़ता था। अब जो गरीब आदमी है, जो पैसा मजदूरी करके कमा रहा है, उस पैसे से अपने बच्चों को खाना खिलाए, कपड़ा बनाए, बीमार हो तो इलाज कराए, कि उससे वो बिजली का कनेक्शन ले। तो गर्मी में वह तड़पता रहता था, उसके बच्चे बिजली की रोशनी के नीचे बैठ करके पढ़ाई नहीं कर पाते थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने लोगों को सौभाग्य योजना के अंतर्गत, जो गरीब था, जो पैसे के अभाव में कनेक्शन नहीं ले सकता था, बिजली विभाग के लोग उसके घर पर गए और उस सौभाग्य योजना से उसके घर के अंदर भी बिजली पहुंचा के आए और गरीब मां बाप का बेटा भी बिजली की रोशनी में पढ़ाई करने लगा। उस गरीब के घर का अंधेरा दूर हुआ। इससे आगे एक कदम बढ़िए। मैं किसी और का, चूंकि जो इस प्रकार के जीवन को जी करके आए हैं, मेरे भी पिताजी, मैं छोटी अवस्था में था, बीमार थे। अब बीमार होने के बाद जो इलाज कराने के लिए पैसे की जरूरत होती है, पहले आदमी जो घर में पैसा होता है वो खर्च करता है, फिर जो उसके पास जेवर होते हैं, जो गहने होते हैं, उनको गिरवी रखना या बेचना, वो करके दवा करता है। और जब वह भी सब समाप्त हो गया कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो उसके पास जो थोड़ा बहुत खेत होता था उसको भी गिरवी रखता था। और मेरी भी माता जी ने, पिताजी बीमार थे, उनके इलाज के लिए 5,000 रुपए में खेत को गिरवी रखा था। और आप कल्पना करिए, मैं सोचा करता था कि काश ऐसा कोई समय आएगा क्या कि कोई गरीब आदमी अगर बीमार है और उसके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, तो वह बीमारी के कारण मर जाए और हम उसका इलाज भी ना कर पाए। मैंने देखा देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का प्रारंभ किया। अब मैं 5,000 रुपए में मेरी मां पिताजी का इलाज कराने के लिए खेत गिरवी रख करके आती है, और आज 5 लाख रुपए तक का इलाज कोई गरीब परिवार का कोई भी सदस्य अगर बीमार पड़ जाए तो देश के जाने माने हॉस्पिटलों में वह इलाज करा सकता है, उसे एक पैसा देना नहीं पड़ेगा और करोड़ों लोग अब तक इलाज कराने का काम कर सकते हैं। तो ये गरीब कल्याण की दृष्टि से मैं आपको केवल बताना यह चाह रहा था कि अब आयुष्मान भारत योजना का कार्ड भी मिल गया, घर में बिजली भी लग रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास भी बन रहे हैं, शौचालय भी बन रहे हैं, आप के यहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था का स्तर सुधारा गया है।
ऐसी अनेक योजनाएं जिसकी सूची मेरे पास बहुत लंबी है, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, केवल यह थोड़ा सा उदाहरण। ये जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, इसका विस्तार करने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मैं जानता हूं इस समय देश बहुत गुस्से में है, और यह भरोसा रखना, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश है और भारत की सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना। अगर विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता और विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना दोनों भारत के पास है, तो भारत की 1 इंच जमीन भी कोई माई का लाल कब्जा नहीं कर सकता। और कल राष्ट्र के नाम फिर से जो तमाम देश के जो विपक्षी दल है, उनकी मीटिंग के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर संबोधन के माध्यम से देश को बताने का काम किया। इस देश के अंदर विशेष तौर से तथाकथित गांधी परिवार, ऐसे समय जब देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जब देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एयर स्ट्राइक किया था, जब देश की सेना आतंकवाद का अंत करने का काम कर रही थी, उस समय भी ये प्रमाण मांग रहे थे। अब जब देश की सेना सीमा पर तैनात है, उस समय ऐसे सवाल खड़ा करना, ऐसे सवाल पूछना, इसका जवाब मैं जानता हूं देश की जनता देगी। और देश की जनता जानती है कि जो सवाल खड़े कर रहे हैं, जो पार्टी सवाल खड़ी कर रही है, उसका इतिहास भी भली प्रकार से जानते हैं। मैं उसकी चर्चा आज नहीं करना चाहता, इस कार्यक्रम में नहीं करना चाहता। लेकिन यह जो देश के सामने एक चुनौती है, या मोटा मोटा मान करके चलिए आप कि आज जो 15 जून के बाद आज 20 जून है, 5 दिन हो गए जो भारत चीन की सीमा पर संघर्ष हुआ। संघर्ष में 20 भारत के सैनिक और 43 चीन के सैनिक, हमारे 20 जवान मारे गए। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो मारे ही नहीं गए, वो मारते मारते मरे हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया। अब चीन से हम देख रहे हैं कि सुई से लेकर के जो भी बड़ा से बड़ा सामान है, चीन बनाएगा, चीन बेचेगा, हम खरीदेंगे, और हमारे पैसे से वह अपनी सेना को तैयार करेगा, और उनकी सेना हमारे साथ गद्दारी करेगी, धोखेबाजी करेगी। तो यह संदेश साफ है कि सेना को सारे अधिकार देकर के सीमा पर तैनाती किस प्रकार से हो रही है, वह आप सब देशवासी देख रहे हैं। लेकिन चीन के साथ अब व्यापार बंद होगा। शायद चीन से भविष्य में कोई सामान नहीं लाया जाएगा। जब भविष्य में कोई सामान नहीं लाया जाएगा, तो यह सामान की जो जरूरत है, वह पूरा कहां से होगी? वो सामान की जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति गांव गांव से होगी। यही जो हमारे स्वयं सहायता समूह माताओं बहनों के, इनके माध्यम से छोटे छोटे रोजगार, जो हमारे बहुत बड़ी संख्या में देश के अलग अलग प्रदेशों में रहते थे, दुनिया के अलग अलग देशों में रहते थे, वह सब वापस आए हैं। उनकी जो प्रतिभा है, उसका उपयोग करके हम गांव गांव में छोटे छोटे उद्योग लगाएंगे, छोटे छोटे कारोबार शुरू करेंगे। और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया। और इस 20 लाख करोड़ के पैकेज के माध्यम से वो सभी सेक्टर में, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी और छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से भी, हॉर्टिकल्चर जो हमारे फूल आदि के काम होते हैं, जो ऑर्गेनिक आइटम बिना उर्वरक डाले, जो गेहूं पैदा करना या धान पैदा करना या अन्य प्रकार की फसलें तैयार करना, यह काम बड़ी तेजी से आगे बढ़ने वाला है। जैसा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि संकट काल को हमें अवसर में तब्दील करना है। चीन से लड़ाई, मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना अगर भारत के पास है, तो आप भरोसा रखना। और आप ये जानते हैं, अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य के नाते अभी एक चुनाव हुआ था,
दुनिया के 186 देशों को छोड़ करके बाकी सबने भारत को उस कुर्सी पर बैठाने के लिए अपना समर्थन देने का काम किया था। तो आप समझ सकते हैं, चीन के समर्थन में और भारत के विरोध में अगर दुनिया के अंदर कोई है तो वो 5-6 देश हैं, लेकिन भारत के समर्थन में पूरा विश्व खड़ा है। उसको कूटनीतिक मोर्चे पर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के आदरणीय विदेश मंत्री जी और भारत सरकार के स्तर पर जो करना है वो किया जा रहा है। नेतृत्व पर विश्वास अटल है, हमें विश्वास है अपने नेतृत्व के ऊपर, और नेतृत्व जो करेगा अच्छा करेगा। इस भरोसे के साथ हम सब अपना यह जो अवसर है, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आप बैंक खोल करके बैंक के अधिकारी, बैंक के मैनेजर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। समूह का गठन आप करिए और गठन करके उसकी कार्रवाई रजिस्टर को लिख करके उसके सारे विधान कैसे हैं उसका मुझे वर्णन करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप वो सब जानते, मेरे पास सारा कुछ है। वो आपको जरूरत होगी तो पार्टी के माध्यम से भी, सरकारी सिस्टम के माध्यम से भी आप सबके पास उसका विवरण भेज दिया जाएगा। लेकिन आप सबको ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आप आगे बढ़ें, और मेरा विश्वास है हमारे जो युवा हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, जो योग्य हैं, जिन्होंने अनेक प्रकार की पढ़ाई की है, जिन्होंने अनेक प्रकार के देश प्रदेश में काम किए हैं, उनकी प्रतिभा का उपयोग करके हमें अनेक रोजगार के अवसर पैदा करने हैं। हमारे जो बच्चे जो हमारे काम करेंगे वह बहुत अच्छा, उनको आप सबका आशीर्वाद मिले, ऐसी मैं आपसे अपील करता हूं। लेकिन आप सब भी अच्छा से अच्छा कर सकती हैं। समूह के माध्यम से जो कार्य आप कर रही हैं उस कार्य का विस्तार कर सकती हैं। उसकी गुणवत्ता सुधार के लिए और कोई नया काम प्रारंभ करने के लिए नई अगर टेक्नोलॉजी तकनीकी लाना पड़ता है तो नई तकनीकी ला करके उसका उपयोग करिए। लेकिन हमें आगे बढ़ना है। अब कोई भूखा न रह जाए, इसका प्रबंध अगर सरकार ने कर दिया है। आज कोई देश के अंदर ये नहीं कह सकता कि कोई भूख से मर सकता है, नहीं मर सकता, क्योंकि भूख से कब मरता है व्यक्ति, जब गरीबी होती, जब उसके पास खाने के लिए अन्न नहीं होता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की दृष्टि से एक अन्य योजना प्रारंभ की है। प्रधानमंत्री जी ने आज एक रोजगार योजना का शुभारंभ किया है। यह सब जो हुआ है उसका उपयोग करें। गांव गांव के अंदर हमें सरकार की योजनाओं का लाभ कागज में न रह जाए, उसे जमीन पर उतारे। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों रोजगार देने की क्षमता हमारी महिला समूह के अंदर है, माताओं बहनों के अंदर है, और कुछ भी असंभव नहीं होता इस अभियान में। मैं देखता हूं अगर 10 माताओं बहनों का संगठन हो गया तो 10 से वो 20 होता है, 20 से 40 होता है, 40 से 80 होता है, 80 से फिर 160 होता है। वो तेजी से बढ़ता जाता है। और जब स्वयं आप कमाने का काम करने लगेंगी तो निश्चित तौर से आपका भी आत्मसम्मान बढ़ेगा, आपका घर के अंदर, परिवार के अंदर सम्मान बढ़ेगा। और ऐसे अनेक काम हैं जिनकी सूची भी मेरे पास है, उसकी भी मैं आपको जानकारी दे सकता हूं, और जरूरत होगी तो मैं आप सबका यहाँ पे मेरे पास नंबर, आज जब आप सब कार्यक्रम में जुड़ने का काम किया गया है तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को आपका नंबर भी मिल गया है। आवश्यकता होगी तो उसकी सूची भी आप तक भेजने का काम करेंगे। इस बीच कई प्रकार के और अच्छे अच्छे काम हुए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक बड़ा अभियान चला है। अब बेटी को पढ़ाने के लिए हमारी किसी माता बहन को या किसी माता पिता को चिंता न करनी पड़े, इसके भी रास्ते सरकार ने तैयार किए। अब शिक्षा की दृष्टि से भी हमें आगे बढ़ना है। जब बेटी शिक्षित होगी तो वो एक परिवार को नहीं ठीक करती है, जिस घर में पैदा होती है उस घर को भी ठीक करती है, जिस घर में विवाह करके जाती है उस घर को भी ठीक करने का काम करती है। और शिक्षा के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने का काम करना यह भी आवश्यक है। और आज जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं कि हमें स्किल इंडिया, मतलब हमारे यहां जो भी पढ़ाई हो उस पढ़ाई के साथ साथ हमारे अंदर उस प्रकार के गुण आंतरिक रूप से आने चाहिए जिसके माध्यम से कोई रोजगार अगर हमको करना पड़े तो रोजगार भी कर सके। तो स्किल इंडिया के लिए, मेक इन इंडिया के लिए
आत्मनिर्भर भारत के लिए, स्वावलंबी भारत के लिए, स्वदेशी के बल पर देश को आगे बढ़ाने के लिए, चीन जैसे देशों के सामान का बाइकाट करने के लिए हमें इन सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ना होगा। जब सरकार हर काम के लिए आपके साथ में खड़ी, तो ऐसे समय में अगर हम चूकने का काम करेंगे तो निश्चित तौर से ये होगा कि हमने जो अवसर आया है, संकट के साथ साथ अवसर आया है, उसका हमने उपयोग नहीं किया। आज इस संकट के काल में अगर इस अवसर को आप ध्यान में रख करके 20 लाख करोड़ रुपया बहुत होता है। आजकल गांव के अंदर आप सब ग्रामीण क्षेत्र से हमारी माताएं बहनें आती है, जो ग्रामीण आजीविका मिशन का कार्यक्रम चलता है, मनरेगा में देखिए इस समय सरकार ने कितना पैसा दिया है। अब गांव गांव के अंदर काम प्रारंभ हो गए हैं। बड़ी संख्या में जो तालाब थे कब्जे में, ग्राम समाज की जमीन थी, चक्रोडों पर लोग कब्जा करके बैठे थे। गरीबों के पास रहने का घर नहीं, लेकिन जिन लोगों के पास कई कई बीघे जमीन होती थी, वही उन जमीनों को कब्जा किए थे जिन जमीनों पर गरीबों को घर बना करके दिया जा सकता था। आज एक अभियान चला है, लेकिन आप सबसे मैं ये अपील जरूर करूंगा कि कहीं पर भी किसी भी काम को करने के समय किसी प्रकार के विवाद की कोई संभावना हो तो उसकी सूचना तत्काल तहसील के प्रशासन को, पुलिस को देने का काम करना चाहिए। और विवादित काम जहां पर झगड़े होने की संभावना हो, उस काम को शुरू करने से पहले उसके लिए संबंधित अधिकारी उनको बता करके और तभी वो काम होना चाहिए। हमारी बहुत सारी प्रदेश के अंदर पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, जिला पंचायत की सदस्य हैं, जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, बड़ी संख्या में हमारी विधायक गण भी हैं, विधायिका बहनें हैं, सांसद बहनें हैं। तो ये हर क्षेत्र में मातृशक्ति आगे बढ़ रही है। और जब समूह का गठन करके आप अपनी महिला शक्ति को खड़ा कर लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति भी एक अच्छे हाथ में आ जाएगी, गांव की राजनीति। जिस प्रकार से हमारे पास राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से सरकार की योजना है कि आप बैंक से भी पैसा ले सकते हैं, उसी प्रकार से ग्राम विकास के लिए भी निधि है। इतना पैसा है कि अगर उसका सदुपयोग किया जाए तो गांव का विकास, स्मार्ट विलेज जिसको कहते हैं, स्मार्ट गांव बन सकते हैं, सभी व्यवस्थाओं से युक्त गांव बन सकते हैं। अब जब सड़क है, बिजली है, पानी है, नाली है, सिंचाई की 24 घंटे बिजली की व्यवस्था हो रही है, तो ऐसे समय में हम सब जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से अपने संगठन को मजबूत बनाने का काम कर रही हैं, और जो नहीं कर पाए वो करें और मजबूत करें। और भविष्य में ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुन करके जो गांव के विकास को ही अपना उद्देश्य समझें, जिन्हें गांव का प्रधान बनकर के, कोटेदार बनकर के गरीबों का हक मारने की इच्छा है, उनको कुर्सी पे अगर बैठे तो बाहर कर दीजिए। और जो गांव के गरीब की, जरूरतमंद की सेवा करने की भावना रखने वाले हैं, उनको कुर्सी पर ला करके बैठा दीजिए। या भी संकल्प लीजिए, इसका अभियान चलाइए। और जिसके पास मातृशक्ति महिला समूह की ताकत होगी, आधी आबादी है महिलाओं की, और यह आबादी जिसके साथ होगी, तो आप जानते हैं पहले पुरुषों के कहने से महिलाएं वोट देती थी। अब एक बार आप भी आगे बढ़िए, अब महिलाओं के कहने से अच्छे जनप्रतिनिधि बने। कोई गुंडा, कोई अपराधी, कोई भूमाफिया, कोई नकल माफिया, कोई गरीबों को सताने वाला ऐसा व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पद पर नहीं होना चाहिए। और यह आप सब कर सकती, मैं आप सबको यह भी आह्वान करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप सब जानती हैं, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश की भी सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें कोई संकोच नहीं है मुझे कहने में कि आप सबके आशीर्वाद से 2014 में हम जब यूपी से 73 सांसद जिता करके, मैं भी जीता था 2014 में सांसद बन करके गया था, अभी हमारी अंजुला बहन जी बता भी रही थी। और ऐसे 73 सांसद यूपी से जीत करके गए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार 2014 में बनी थी। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी आप लोगों ने गुंडागर्दी, अराजकता को खत्म करने के लिए एक बार 14 के बाद 2017 में फिर से आपने कमल खिलाया, और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल बाद आई है। और जब से हमारी सरकार आई, केंद्र में भी हमारी सरकार, प्रदेश में भी हमारी सरकार,
हमने विकास को प्राथमिकता देने का काम किया और उस विकास को प्राथमिकता देते समय विशेष तौर से गांवों का जो गरीब एरिया है, जो जरूरतमंद के क्षेत्र हैं, उसको फोकस करने का काम किया। तो आपने 2014 में, 2017 में जिताने का काम किया है, आपका मैं अभिनंदन करता हूं, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। और 2019 में यूपी के अंदर सपा और बसपा दोनों मिल गए कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। लेकिन अगर गरीब मां बाप के बेटे ने गरीबों के लिए ईमानदारी के साथ काम किया है, तो जो लोग सोच रहे थे कि हम मोदी जी को पीएम नहीं बनने देंगे और चुनाव का परिणाम आने से पहले स्वयं प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे, जब ईवीएम मशीन के अंदर वोटों की गिनती शुरू हुई तो दिखाई पड़ा कि गरीब का आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो गया। और 2014 से बड़ी विजय हम लोगों ने 2019 में भी प्राप्त की। अब केंद्र में सरकार दोबारा जब आई तो कई बड़े बड़े काम हुए। पहली बार जब सरकार बनी थी तो आज 20 जून है, कल 21 जून है, ध्यान रखिएगा। 21 जून को क्या होता है? विश्व योग दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। तो पूरी दुनिया के अंदर कल विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण कोई कहीं समूह में इकट्ठा होकर के, भीड़ इकट्ठा करके नहीं करना है। हमें कोरोना के संक्रमण से बचना भी है और विश्व योग दिवस को अपने घर में मनाने का काम भी करना है। वहीं पर योग करेंगे, निरोग रहने के जो रास्ते हैं उसको अपनाएंगे योग करके, और विश्व योग दिवस के कार्यक्रम को भी सफल बनाने का काम करें। ये विश्व, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, इसलिए पूरी दुनिया के सामने उन्होंने रखा कि योग तो भारत की देन है दुनिया को, और योग को पूरे विश्व को अपनाना चाहिए, क्योंकि इस योग करने से कई प्रकार के रोगों का नाश हो जाता है। आज हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का काम शुरू करवाया। अब 23 जून भी आ रहा है। अब 23 जून को क्या है, बहुत सारे लोग नहीं जानते, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो सब जानते हैं। 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। जिस जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A के कारण, आप सब ध्यान रखिएगा, जिस जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35A के कारण भारत के राष्ट्रपति भी 1 इंच जमीन वहां नहीं खरीद सकते थे। आज आप बहनों के पास अगर अपनी सामर्थ्य है तो आप भी अगर वहां जमीन खरीदना चाहें, मकान खरीदना चाहें, चाहे सेब के बागान खरीदना चाहें, तो देश का कोई भी नागरिक अब खरीद सकता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की दूसरी पारी की सरकार ने यह काम करके देने का काम किया है। देश की सुरक्षा, देश के सम्मान को बढ़ाने का काम किया। दूसरा, श्री राम जन्मभूमि के लिए हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया था। आप सब लोग कोई कार सेवक के रूप में गई होंगी, अगर नहीं गई होंगी, जो कार सेवक गांव गांव के रास्ते जा रहे थे उनको भोजन कराने का काम किया होगा। लेकिन श्री राम जन्मभूमि की मतलब सदियों पुरानी लड़ाई को जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने तो देश की सर्वोच्च अदालत ने 40 दिन लगातार सुनवाई की और श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आया। अब राम मंदिर भी धूमधाम से बनने जा रहा है। तो यह सारा काम जब आपके बहुमत, आपके समर्थन, आपके आशीर्वाद से, राष्ट्र के हित में भी हमारी सरकार ने क्या काम किया है और गरीब के हित में क्या काम किया है। कभी कल्पना करते थे 9 करोड़ के लगभग किसानों को सीधे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त में एक साल में 6,000 रुपए, चाहे एक बिस्वा खेत वाला हो और चाहे 1 एकड़ 1 हेक्टेयर वाला हो, सबको देने का काम यह शुरू किया गया। एक दिन मैं देख रहा था, राहुल गांधी जी कह रहे थे ये किसानों के लिए कम राशि है। अरे श्री राहुल गांधी जी, तुमने और तुम्हारे पुरखों ने तो मेरे किसानों को कभी 6 रुपया नहीं दिया। मेरे मोदी जी ने 6,000 रुपया भारत सरकार के खजाने से किसानों को खाद के लिए, बीज के लिए, सिंचाई के लिए किसानों को जो उपलब्ध कराया है, उसका महत्व आप नहीं समझ सकते हो। उसका महत्व जो किसान खेत में काम करने से पहले खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, सिंचाई का पैसा, पानी का पैसा देने के लिए कर्ज लेता था, और जब उसकी फसल पैदा होती थी तो बेचने के बाद उस सेठ को, उस महाजन को अपना पैसा वापस करने के बाद शायद उसके पास कुछ हाथ नहीं आता। आज मोदी जी ने यह व्यवस्था देने का काम किया। आप राहुल जी इसको नहीं समझ सकते।
गरीब के घर में शौचालय, गरीब के घर में गैस का कनेक्शन, गरीब को 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा, माताओं बहनों को गांव गांव में रोजगार, हर घर में शौचालय। आप नहीं समझ सकते राहुल जी, अखिलेश जी, मायावती जी, मैं सबको कहना चाहता हूं, ये नहीं समझ सकती, क्योंकि गरीब का दर्द समझना और उसे दूर करने का प्रयास करना, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली ये दोनों सरकार कर रही हैं और आगे करेंगी। आप सब मेरी जो मातृशक्ति है, मैं आप सबको, मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, मैं उप मुख्यमंत्री जरूर हूं, पार्टी ने ही बनाया है, लेकिन मैं सबसे पहले अपने को एक साधारण कार्यकर्ता मानता हूं। और कार्यकर्ता के नाते जहां पर भी, जब भी, जो भी मेरी आवश्यकता हो, चाहे उप मुख्यमंत्री के नाते मेरी जरूरत महसूस करें, कोई मदद चाहे, कोई समस्या हो, तो वह भी मेरे यहां बता सकती हैं। और एक कार्यकर्ता के नाते भी मैं आप सबसे इस संबंध में निश्चित तौर से कभी आपकी कोई जरूरत हो पूछना चाहूंगा। आज का यह जो कार्यक्रम है वर्चुअल संवाद का, इस संवाद के कार्यक्रम में सामाजिक श्रेणी तमाम एनजीओ से संबंधित लोग भी इसमें जुड़े हुए। अभी कोरोना संक्रमण के समय लोगों ने जब लगा कि लोग जिनके पास भोजन नहीं है खाने के लिए, भूखे रह जाएंगे, लोगों ने घरों से बना बना करके देने का काम किया। ऐसे समाज के लोगों का, ऐसे सामाजिक संगठनों के लोगों का, ऐसे व्यापारिक संगठनों के लोगों का, धार्मिक संगठन के लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। जब देश के ऊपर संकट आता, सब लोग अपने हाथ में जिम्मेदारी ले लेते, सबको आपने भोजन कराया, सबकी सेवा की, इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे भी अवसर मिला, मेरे पास जो लोक निर्माण विभाग है, अब इस विभाग के माध्यम से मैंने कहा, बुलाया सबको, मैंने कहा बताओ आप लोग क्या इस संकट काल में जो भूखा है उसे भूखे रह जाने दोगे कि आप लोग भी भोजन करा सकते हो? बातचीत हुई तो उन्होंने कहा नहीं, हम भी करा सकते हैं। हमने कहा आप सहयोग करो, लोगों से सहयोग लो, लेकिन हर जिले के अंदर भोजनालय चलना चाहिए, राशन बंटना चाहिए। लोगों ने सरकार की योजना से जो राशन दिया जा रहा वो दिया ही जा रहा था, लोगों ने स्वयं के अपने जेब का पैसा खर्चा करके लोगों को देने का, खिलाने का, लोगों की जरूरत पूरी करने का काम किया। तो ऐसे जो सामाजिक संगठन के लोग भी आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, जो महिला समूह से संबंधित हमारी माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं, जो संगठन से संबंधित हमारे सभी कार्यकर्ता साथी जुड़े हुए हैं, जो हमारे आईटी से रिलेटेड जो हमारे साथी सब जुड़े हुए हैं, मैं सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए आज की यह जो मीटिंग है बहुत महत्वपूर्ण है। और यह जो स्वावलंबी भारत बनाने का काम है, स्वदेशी अपनाने का काम है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम है और रोजगार के अधिक से अधिक का अवसर बनाने का काम है, उसमें आप सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सब आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। पार्टी ने मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए कहा था और मैं भी आप सबके सानिध्य में इतनी चर्चा कर पाया। बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन समय की एक सीमा है और उसको ध्यान में रखते हुए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए, साधुवाद करते हुए और मुझे आप सबके साथ बैठने का, बातचीत करने का अवसर मिला, आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। उस समय इसमें जो तय है कि कोई बात पूछना होगा तो वो अभी पूछ सकते हैं, जरूर बताएंगे।